नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और ईरान के अमेरिका और इजराइल पर आरोपों, स्ट्रेट से सप्लाई दोबारा बंद होने और सीज फायर पर छाई अनसर्टेनिटी के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उबाला है। वहीं रूस ने भारत समेत तमाम एशियाई देशों को बाजार भाव से 40% की छूट के साथ एलएनजी देने की पेशकश की है। वहीं कच्चे तेल की कीमतें सोने चांदी पर एक बार फिर से भारी पड़ रही हैं। इन सब पर क्या आउटलुक बन रहा है, बाजार कैसे देखता है, इसको समझते हैं। मेरई एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं। साथ ही एल गोपाल एंड सन्स ज्वेलर के ओनर विकास सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हैं और साथ ही आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी के साथ और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के मूड माहौल फिजिकल मार्केट में है, प्राइसेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में 4767 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। घरेलू बाजार में भी प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर गए थे, अभी हालांकि फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि काफी सारी कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। यूएस ईरान सीज फायर को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। हालांकि 2 हफ्ते का पॉज जरूर है, लेकिन बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है वो स्टिल परसिस्ट कर रहा है। प्राइसेस पर पहले व्यू लेते हैं और बातचीत करते हैं। विकास सोनी हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं, दिनेश सोमानी भी हैं और साथ ही नवीन माथुर भी हैं। विकास जी, पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो भाव को लेकर आपकी राय, क्या लग रहा है, रेंज में प्राइसेस यहाँ से फिलहाल रहने वाले हैं? क्या रेंज आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, क्योंकि न्यूज फ्लो तो काफी इंपॉर्टेंट है फिलहाल प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। नमस्कार दीपाली जी। अभी मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे कहा था कि गोल्ड अभी जब तक ये वार खत्म नहीं होता एक रेंज बाउंड ही रहेगा 4500 से 4800 के बीच में। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 4100 तक के हमें 4070-80 तक के टारगेट हमें मिले थे, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सोना अब यहाँ से नीचे जाने का कोई आसार लग रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी लोग कर चुके हैं। और अब जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है और वार अभी सीज फायर जोन में है, तो लोग अब जो क्रूड में है वो इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट बुकिंग में भी लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, नवीन आपकी राय क्या रहेगी गोल्ड प्राइसेस को लेकर? दीपाली, मुझे लगता है कि जो हमने थोड़ा सा अपटिक देखा है वो थमना चाहिए। तकरीबन 4741 के आसपास डॉलर में भाव है और इंडियन मार्केट्स जो हैं वो तकरीबन 1,52,000 फॉर 10 ग्राम्स। मुझे लगता है ये है कि थोड़ा इन तरहों पे स्टेगनेंसी आएगी। निश्चित रूप से इट इज लार्जली डॉलर इंडेक्स का जो इफेक्ट है वो है, करेंसी का जो इफेक्ट है वो है। Although fundamentals still remain, I would say, neutral to bullish, but I would say that मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास जो एक तेजी आई है वो रुकनी चाहिए। तकरीबन हमने वीक ऑन वीक 1% इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने के भाव बढ़ते देखे और तकरीबन 2.5 से 3% MCX पे भाव बढ़ते देखे। इनफैक्ट दिनेश जी, आपका भी एक क्विक आउटलुक लेना चाहेंगे। गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही वॉर जब से शुरू हुई तब से 11% के आसपास का ड्रॉप हमने बुलियंस में देखा है आते हुए, स्पेशली गोल्ड में। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हर रोज हम बात करते हैं। वीकर डॉलर की वजह से थोड़ा सपोर्ट जरूर सोने के भाव को मिलता है, थोड़ा सा अपलिफ्ट प्राइसेस हमने होते हुए देखे, लेकिन मिडिल ईस्ट से जो न्यूज फ्लो है वो इतना फास्ट है कि वो भी सिमिलर वे में इम्पैक्ट डालता है। और ऐसे में काफी बार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बुलियंस भी अनट्रेडेबल हो जाते हैं इस तरीके के माहौल में। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी आप क्या सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसी वॉर का हुआ है उससे क्रूड ऑयल प्राइसेस में ड्रास्टिक मूव आया है, एक बड़ा मूव हमने आते हुए देखा है, जिसके चलते इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और यही कारण है कि अब आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट घटने वाले थे, ये संभावना जताई जा रही है शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में निरंतर प्रेशर बनता जा रहा है। आज जीडीपी डेटा है, डेली कोई ना कोई न्यूज आती है। कल सीज फायर हुआ, आज सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो न्यूज फ्लो के चलते प्राइसेस में वोलेटिलिटी कंटिन्यूस रहेगी और कंसिस्टेंट रहेगी भी। मुझे एक अगर ब्रॉड रेंज देखना चाहूं मैं गोल्ड की, तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में 1,45,000 डाउन साइड, 1,55,000 अपसाइड, यह दायरा आने वाले 1 महीने में नजर आता है। और अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद कल के मूव और फॉल के बाद में आज मुझे दोबारा एक बार रिकवरी नजर आती है। 1,51,700 के आसपास बाइंग बनती है। 1,49,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर
एक 53,200 का अपसाइड टारगेट इंट्राडे के लिहाज से मुझे नजर आता है। ओके, तो ये तो बात हुई प्राइसेस की, लेकिन अब डिमांड कैसी है और उस पर करते हैं बातचीत। अच्छा विकास जी, अब ये बताइए, आई एम श्योर इस भाव को लेकर तो कंज्यूमर्स के बीच में एक्सेप्टेंस आ चुकी होगी। जहां 1,80,000 तक सोना गया था, अब 1,50 में मिल रहा है, तो थोड़ा रिलीफ तो होगा कंज्यूमर्स के बीच में। किस तरीके के फिलहाल ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं फुटफॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से? डेफिनेटली अभी जो कंज्यूमर्स है, जो वेडिंग सीजन के बायर अभी जो वेट कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत मिली है। 1,70 1,80 से अभी 1,45 और 1,50 के बीच में जो रेंज आ गई है, उससे उनको काफी राहत मिल रही है और मार्केट में अभी डिमांड भी अच्छी निकल रही है। और आने वाले समय में जो अक्षय तृतीया आने वाली है नेक्स्ट 19 तारीख को, तो उसको लेके काफी उत्साहित है कस्टमर, और सारे रिटेलर्स इंडिया लेवल में अच्छे डिस्काउंट्स, अच्छे ऑफर्स और सारे देते हैं। तो लोग, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जो है इंडियन मार्केट में गोल्ड के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और रिटेल लेवल पे बहुत अच्छी डिमांड रहने वाली है। हालांकि गोल्ड के साथ अभी अभी नेचुरल डायमंड की भी डिमांड अच्छी निकलने लगी है, क्योंकि उसमें भी प्राइस काफी अच्छे करेक्शन आ गए हैं। ओके, और क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर अक्षय तृतीया की बात करें तो क्या तैयारियां हैं आपकी? डेफिनेटली अक्षय तृतीया के हिसाब से हम इस साल, हमारा फोकस सारा लाइट वेट प्रोडक्ट पे है और लोअर कैरेटेज पे, ताकि पॉकेट फ्रेंडली हो सके प्रोडक्ट। और उसके अलावा जो अभी मिलेनियल्स है और जेनजेस है, उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज है, जिसमें हम गोल्ड और जैसे धनतेरस है या अक्षय तृतीया, हम प्रमोट कर रहे हैं कि उसमें आप थोड़ा, अगर जिसने लास्ट टाइम 10 ग्राम खरीदा तो इस समय 5 ग्राम खरीदेंगे और वो अपने जो भी ट्रेडिशन को है वो कंटिन्यू रखेंगे। ओके, अच्छा, अगर ओवरऑल वॉल्यूम्स के हिसाब से समझना चाहें विकास जी, तो अब अक्षय तृतीया तो आप आगे लुक फॉरवर्ड कर ही रहे हैं, वेडिंग सीजन की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बट कंज्यूमर्स के पार्ट पे किस तरीके की इंक्वायरीज फिलहाल आप देख रहे हैं? क्या वो प्राइस लॉक कर रहे हैं अभी, या वेट एंड वॉच मोड में है अभी भी? बुकिंग्स किस तरीके से आ रही हैं? अगर स्पेशली वेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर बुकिंग्स आ भी रही हैं तो किस तरीके की ज्वेलरी ज्यादा पसंद आ रही है? क्या ओवरऑल सिनेरियो है? ओवरऑल सिनेरियो यही है कि लोगों को अभी गोल्ड में ही ज्यादा बाइंग करनी है, और जो बाकी जो चीजें हैं, जैसे उनका मतलब क्या है कि ये जो प्राइस रेंज है, जिन्होंने अभी 1,80,000 से 1,50,000 पे आ गए हैं, जो प्राइस आ गया है, उसकी वजह से लोग काफी ऐसा उनको वापस से ये एक मतलब एक डर भी है कि वापस कहीं ये भाग नहीं जाए। हो सकता है कि ये वॉर खत्म होने की वजह से वापस अगर गोल्ड ऊपर चला गया तो हमें ये बाइंग अभी कर लेनी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली अक्षय तृतीया के हिसाब से यहाँ अच्छी बुकिंग्स होती है, और जो लोग जिनको थोड़ी डिजाइनर ज्वेलरी लेनी होती है और जो प्लान करते हैं पहले से, वो अभी आके अपनी ज्वेलरी बुकिंग कर रहे हैं। और जो लास्ट मोमेंट बाइंग करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉइन्स है, बार्स है, वही चीज लेके जाते हैं। और वेडिंग सीजन वाले कस्टमर तो अभी आ ही रहे हैं, और उनको तो बहुत अच्छी अभी एक प्राइस रेंज मिल गई है। तो और ऑफर्स भी है, डिस्काउंट्स भी है, मेकिंग चार्ज में हम 30, 40, 50% तक सब ज्वेलर डिस्काउंट्स देते हैं। तो उनके लिए तो सोने पे सुहागे जैसा बात हो गई है अभी अक्षय तृतीया को लेके। बिल्कुल। चलिए, शुक्र है विकास जी आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। तो डेफिनेटली अक्षय तृतीया की तैयारियां तो खास तौर से चल रही हैं। ज्यादातर ज्वेलर्स की तरफ से डिस्काउंट्स हम काफी आते हुए देख रहे हैं, स्कीम्स काफी वो लेकर आ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम फ्रंट पे उनको फायदा हो सके। शुक्रिया आपका। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। पहले तो प्राइस व्यू ही लेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हम प्राइसेस देखें गोल्ड कच्चे तेल के, तो ब्रेंट और साथ ही साथ नाइमैक्स दोनों में ही स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 5% ऊपर इस समय नाइमैक्स ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट $90 के आसपास है। और कहीं ना कहीं अगेन, जैसे हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि जो चल रहा है यूएस ईरान के बीच में, जो सीज फायर डील ब्रीचिंग की बात हो रही है, उससे वापस प्राइसेस में स्पर्ट आते हुए दिखाई दिया है। तो जैसे हम कह रहे थे कि न्यूज फ्लो इतना अग्रेसिव है, इतना फास्ट है कि जैसे जैसे न्यूज आती है वैसे वैसे सब रिएक्ट कर रहे हैं। कल का मूव देखें आप, जहां सीज फायर की खबर आई, गिरावट हम देख रहे थे तेजी से पूरे ऑयल मार्केट में। आज उसी तरीके से एक रिकवरी ऊपर आते हुए दिखाई दे रही है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए कैसे देख रहे हैं आप इन प्राइसेस को, क्या व्यू है? अगेन प्राइसेस जो है कच्चे तेल के वो रिज्यूम हुए हैं तेजी की तरफ। कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, और प्राइस पर अब क्या राय है?
नमस्कार दीपाली जी। तो एज सच आपने बताया ही कि न्यूज़ फ्लो इतने ज़्यादा डिसरप्टिव हैं कि कल कुछ हो सकता है, आज कुछ हो सकता है। अब जैसे आज ही लेटेस्ट में ये आया है कि IRGC जो कि ईरान के मिलिट्री गार्ड्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होगा उसके लिए उनको परमिशन लेनी होगी IRGC से। तो ये जो कल तक एक रिलीफ रैली थी कि सब मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को लगा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है या खुल जाएगा और वहाँ पे इजी फ्लो ऑफ शिप्स पास हो जाएंगे, तो वो एक कहीं वापस से रिस्क प्रीमियम वापस बढ़ गया है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि आज जो 5% का जो तेजी है वो एम्बेडेड है, और गोइंग फॉरवर्ड भी जो 2 हफ्ते का सीज फायर है उसमें भी मुझे ये लगता है कि जो कि ईरान के जो 10 पॉइंट हैं और US के जो 15 पॉइंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारा हर्डल होगा, बिकॉज ईरान चाहेगा कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसको उसका मौका मिले, और US का जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट करने का कोई भी मौका मिला है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे नेगोशिएशन जो है वो हर्डल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी रिस्क प्रीमियम रहेगा, और ब्रेंट प्राइसेस और क्रूड ऑयल प्राइसेस मतलब ये जो एक्सचेंज पे हैं वो 105 से $110 के बीच में वापस से आ सकते हैं। और अगर आप स्पॉट में देखेंगे तो स्पॉट में तो ऑलरेडी ब्रेंट प्राइसेस $120 से $125 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। कल ही अगर यूरोपियन मार्केट की बात करेंगे तो यूरोपियन मार्केट में कुछ टैंकर्स हैं जो कि स्पॉट ब्रेंट 115-120 के ऊपर $20 प्रीमियम पे बुक हुए हैं। तो स्पॉट मार्केट में तो अभी भी क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी हायर लेवल पे ट्रेड हो रहा है, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इसी रेंज में रहेंगे। एटलीस्ट 95 से 105 के बीच में क्रूड ऑयल ट्रेड होना चाहिए। ओके और साथ ही इमरान, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो आपके प्रीवियस टारगेट्स थे वो अभी भी इंटैक्ट हैं? अगर सिचुएशन ऐसे ही रहती है, वर्सन होती है, तो 120 या उसके बियॉन्ड भी जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिख रही है? मुझे नहीं लगता कि अब एक पॉइंट ये भी आ गया है कि जो एक्सटेंडेड वॉर था 39 डेज का, वो जो लार्जर रिस्क था वो तो पूरा हो गया है, बट हाँ अब जो सप्लाई चेन वाला इशू है वो प्रिवेल रहेगा। तो 4 से 6 हफ्ते तक सप्लाई चेन की वजह से आप ब्रेंट प्राइसेस को इतना ज़्यादा इस ब्रॉडर रेंज में रहेगा, और जैसे जैसे सप्लाई चेन कंसर्न्स हैं और ईज आउट होते हैं तब आपको प्राइसेस वापस से टुवर्ड्स 95 से 90 और 85 तक देखने को मिलेंगे। बट फिर भी उनको तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लगेंगे। अदरवाइज जहाँ भी थोड़ा बहुत भी रिस्क होता है तो उसमें आप वापस से प्राइसेस को 120 तक देख सकते हैं, बट सस्टेन नहीं लगता है कि प्राइसेस उस लेवल पे सस्टेन होंगे अब। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, लेकिन हाँ अभी तो न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे ही हम प्राइसेस ड्राइव होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, क्विकली एक चीज़ और इमरान, रशिया ने जो ऑफर किया है LNG बाइंग को 40% डिस्काउंट पर, चाहे वो इंडिया हो या बाकी एशियाई देशों, कैसे देखते हैं आप इस मूव को, और क्या बेनिफिट लाइकली यहाँ पर हो सकता है, या फिर क्या पॉसिबल इंडल्जेंस हो सकती है इंडिया की तरफ से? इंडिया जैसे कल एक न्यूज़ फ्लो था कि इंडिया वापस से US से डिमांड कर रहा है कि जो भी सैंक्शंस ऑयल था जो कि 4 या 8 अप्रैल तक बाय करना था, इंडिया चाहता है कि वो नेक्स्ट वो एक्सटेंड कर दें। तो इन केस अगर रशिया 40% डिस्काउंट पे LNG देता है तो ये हमारे सेक्टर्स के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से दिस इज, अगर ऐसा होता है तो दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस फॉर इंडियन इकोनॉमी। ओके, चलिए शुक्रिया इमरान आपका बातचीत करने के लिए इस पर। नवीन माथुर से भी राय ले लेते हैं। नवीन जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर इन लेवल से? दीपाली, मुझे लगता है कि तेजी रहेगी जब तक मिडिल ईस्ट टेंशन, ये पर्टिकुलरली जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका समाधान क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है। डेफिनेटली, जैसा आपने पहले कहा कि कल हमने भाव गिरते देखे थे, पॉजिटिविटी जरूर बनी थी बोथ ब्रेंट एंड WTI क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट में, और वो पॉजिटिविटी एक सीज फायर की जो घोषणा या ऐलान हुआ था 15 दिन का, उसकी वजह से बनी थी। बट स्टिल डिसरप्शंस कंटिन्यू हैं। देयर आर सम टेक्निकल कंसिडरेशंस। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपको कि शिपमेंट लानी है कमर्शियल या ऑयल और गैस शिपमेंट, तो वो IRGC
कि टेक्निकल कंडीशंस पे या उनके अप्रूवल के बाद ही आ सकती है। तो वो जो एक नॉन क्लैरिटी है और जो अभी भी तनाव बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, उसकी वजह से आज तकरीबन 3.5-4% के आसपास ब्रेंट ऊपर है और तकरीबन नाइमेक्स क्रूड जो है वो तकरीबन 4.5-5% के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि जब तक एक क्लियर कट नोशन डिसाइड नहीं होता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, तब तक crude में particularly both the Brent and the WTI would face upside pressures and continue to hover around $100. ओके ओके, तो अपसाइड तो यहाँ पर इनफैक्ट देखने को मिल ही रही है। अच्छा क्विकली दिनेश जी, आपकी राय क्या रहेगी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीएक्स क्रूड पर? जी बिल्कुल, कल 17 से 18% की गिरावट हमें देखने मिली है। उसके बाद में आज एक पुलबैक रैलीज के तौर पे 4 से 5% तेज है। आई थिंक एक पुलबैक रैलीज में कहीं ना कहीं जो एड ऑन प्रेशर था कल का वो दोबारा एक्ट करेगा। इंट्राडे के लिहाज से कोई ट्रेड करना चाहते हो तो 9330 9340 अराउंड अगर यहाँ आता है तो शॉर्ट सेल करे। 9500 का स्टॉप लॉस लगा के 8900 का लेवल हमें डाउन साइड देखने मिल सकता है। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। चलिए रुकने के साथ एक ब्रेक की डिग्री। हमारे साथ है प्रो ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, आंध्राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर। बात करते हैं ट्रेडिंग कॉल्स की। नवीन जी बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। गोल्ड पॉजिटिव रहेगा, तो अगर किसी को खरीदारी करनी है तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। तकरीबन 1,50,000 के लेवल पे 1,52,000 के लेवल्स एमसीएक्स में चल रहे हैं जूट वायदा बाजार में। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए तकरीबन 1,49,000 के आसपास का, और टारगेट ऊपर की तरफ 1,53,000 और 54 के देखे जा सकते हैं। और चांदी भी बाय ऑन डिप्स एट अराउंड 2,30,000, 225 should be the stop loss and around 2,45,000 would be the target. ओके, तो सोने और चांदी दोनों में ही खरीदारी की राय है। गोल्ड खरीदिए 149 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी 1,49,000 के। टारगेट लाइकली ऊपर 1,53,000 54,000 हो सकते हैं। वहीं सिल्वर ऑन डिप्स अराउंड 2,30,000 बाय कीजिए। 2,25,000 का स्टॉप लॉस रखिए। 2,45,000 के लाइकली लक्ष्य हो सकते हैं। दिनेश, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि गोल्ड बाय ही बनता है आज भी, और 1,51,700 के आसपास बाय करना चाहिए। 1,49,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1,53,200 अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है। वही सिल्वर थोड़ी सी अगर नीचे आती है 2,35,500 के आसपास तो बाय करें। 2,33 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 2,39,500 का टारगेट देखा जा सकता है। ओके, तो सिल्वर पर एक ट्रेड रेकमेंड किया गया है बाय पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल 1.23% ऊपर सिल्वर एम6 पर कारोबार कर रहा है। अब बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट सप्लाई फंडामेंटल्स तो अभी भी टाइट बने हुए हैं, लेकिन मैक्रो हेडविंड्स हैं जो कि प्राइसेस को पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ भी वॉल्टिलिटी रही है। इस वॉर के मद्देनजर ऑलरेडी एक अच्छा खासा सर्ज हम देख चुके हैं। कॉपर जैसे प्राइसेस आप देखें तो ऑलरेडी पिछले 6 महीने साल भर का रनअप काफी स्ट्रांग रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग लेवल्स पर क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर अब बातचीत करते हैं। एज अ पैक आपकी राय क्या है पहले तो नवीन, कंसीडरिंग जिस तरीके के फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं हमें सप्लाई साइड पर, प्लस जो मैक्रो हेडविंड्स हैं? टेक्निकली बाय ऑन डिप्स है दीपाली पर, लेकिन अगर फंडामेंटल बात करें तो मुझे लगता है कि जो मार्केट में अभी पिछले 1.5 महीने का जो इफेक्ट आया है उसको सुधरने में काफी हद तक टाइम लगेगा। So question is on the global economy. Although China is doing fine, means the global economy or the global markets would be impacted. उसकी वजह से हमने गिरावट देखी 1,400 1,500 के लेवल्स पे कॉपर एमसीएक्स पे। मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर अ डे और टू किसी को करनी है तो इट शुड बी ऑन बाय ऑन डिप्स एट अराउंड 1180 के लेवल पे। 1170 का स्टॉप लॉस लगाएं और तकरीबन 1,200 के आसपास के टारगेट देखे जा सकते हैं। पर मंदी का रुख रह सकता है, ऑल्दो टेक्निकली इट इज बाय ऑन डिप्स ऑन एमसीएक्स। ओके, एल्यूमिनियम और जिंक पर दिनेश आपकी राय क्या है? कि एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग तर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मतलब नियर टू ऑल टाइम हाई अभी ट्रेड कर रहा है। 354 353 के दरमियान बाय करना चाहिए। 348 का स्टॉप लॉस लगा के 361 के अपसाइड टारगेट एल्यूमिनियम में देखने मिल सकते हैं। जिंक में मूवमेंट थोड़ी सी रुकी पड़ी है अभी हाल फिलहाल, बट मुझे लगता है कि 327 328 के दरमियान जिंक बाय बनता है। 325 का स्टॉप लॉस लगा के 335 के टारगेट। ओके,
तो ये रही जिंक पर 328 पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अब इनफैक्ट एग्री बास्केट की, और सबसे पहले शुरुआत स्पाइसेस के पैक से कर लेते हैं, जहां पर तीनों में ही हालांकि खासतौर से टर्मरिक और जीरे में तो ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है, 2% के आसपास की। धनिया हालांकि कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड रहा है। दिनेश जी, पहले तो इनफैक्ट कोरिएंडर पर राय दीजिए, यहाँ पर पूरे ही स्पाइसेस के पैक में बेटर प्लेस्ड रहा है ये। यहाँ अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या, प्लस क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? जी बिल्कुल, स्पॉट मार्केट में डिमांड काफी शानदार है। काफी समय के बाद मार्केट आज ओपन हुआ था और उसके बाद में करीब करीब 1.5 लाख बोरी की अराइवल्स जो थी ये गोंडल मंडी में दर्ज की गई, जिसके चलते 1,13,800 के आसपास एक डिप हमें देखने मिला है। करीब करीब 800 रुपए का फॉल धनिये के प्राइसेस में आया है। बट मुझे लगता है मौजूदा स्तर से अगर 100 रुपये और घटता है 12,800 12,820 के आसपास कोरिएंडर दोबारा एक बार बाइंग बन सकती है। 13,700 के लक्ष्य के लिए 12,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके और साथ ही टर्मरिक और जीरे पर आपकी राय क्या है? अराइवल्स तो जीरे की भी आनी शुरू हुई हैं, यहाँ भी प्राइसेस थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे हैं। गुजरात में हीट वेव के इम्पैक्ट की वजह से कहीं सप्लाईज पर यानी अराइवल्स या क्रॉप पर इम्पैक्ट ना हो, ये प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अराइवल्स ठीक ठाक है। क्या व्यू है यहाँ पर टर्मरिक और जीरे दोनों पर, मनोज जी? इनफैक्ट दिनेश जी, क्या राय रहेगी आपकी? जी दीपाली जी, जीरे में अगर अराइवल्स देखते हो तो आज भी ऊंझा में 40,000 से 50,000 बोरी की अराइवल्स थी। एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल सुस्त है, सिर्फ डोमेस्टिक के भरोसे पे बाजार टिका हुआ है। बट आई थिंक एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसा पड़ा है। ऊपर में 23,450 का एक रेजिस्टेंस है, डाउनसाइड 21,800 का सपोर्ट है। इस दायरे में मुझे जीरा आने वाले समय में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड खुल के निकल कर आती है, गल्फ कंट्रीज में अगर यहाँ से एक्सपोर्ट होना दोबारा शुरू होता है, तो निश्चित तौर से प्राइसेस में इन लेवल से इजाफा होना चाहिए। ओके तो ये बात हुई स्पाइसेस की। अब बात कर लेते हैं ग्वार पैक की, जहां पर नरमी आज कारोबार में है। 1% दोनों कमोडिटीज नीचे कारोबार कर रही हैं। ग्वार गम, ग्वार सीड, यहाँ क्या स्ट्रैटेजी रहेगी दिनेश जी? जी बिल्कुल, मौसम ड्रिवन रहेगा अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी जो है डिमांड सप्लाई केस खत्म होता आया है और मौसम की जैसी जैसी न्यूज अपडेट होती रहेगी, ग्वार गम की वोलेटिलिटी बढ़ती रहती है। नॉर्मली सीजन के सामने हम देखते हैं 15 से 20% की वोलेटिलिटी ग्वार गम ग्वार सीड में आती है। आई थिंक 10,500 10,600 ये जो दायरा है ग्वार गम के लिए काफी अच्छा सपोर्ट, एक बेसलाइन सपोर्ट है। डाउनसाइड 10,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ऊपर दोबारा 11,400 और 11,500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ओके अच्छा नवीन जी, रुपए पर आपका आउटलुक क्या है फिलहाल? I think the rupee would stabilize at around 92, 93 levels. Currently, it is as of this particular day, we have seen the prices kind of little bit depreciating to an extent of 92.65. But then overall trend, मुझे लगता है दीपाली कि 92 के आसपास, 93 के आसपास रुपी को इसी दायरे के अंदर स्टेबलाइज होना चाहिए, अगर कोई और नेगेटिव न्यूज नहीं आती। पर आरबीआई हैज टेकन स्टेप्स और उन स्टेप्स की वजह से भी, प्लस द सीज फायर डिक्लेरेशन, तो उसकी वजह से भी कुछ पॉजिटिविटी रुपी को बनी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो कुछ हद तक गिरा है। ओके तो ये रह रही डॉलर इंडेक्स पर, डॉलर रुपी पर फिलहाल 92.65 के आसपास रुपया कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा एग्री बास्केट में क्विकली एक राय ले लेते हैं कॉटन सीड ऑयल केक पर। क्या यहाँ पर पोजीशंस जिसके पास हो दिनेश जी, उनको निकलना चाहिए या अभी भी होल्ड रखें? मैंने जैसे कहा कि वेदर की जो भी न्यूज आ रही है अभी हाल फिलहाल यही आ रही है कि वेदर जो है बिलो नॉर्मल होने की संभावना है। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं कि शायद अल्नीनो की संभावना है। तो सबसे प्रभावित जो काउंटर होते हैं वो ग्वारसीड, ग्वारगम और कॉटन, ये काउंटर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और सोयाबीन जो है ये उसके बाद प्रभावित होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार जो है यहाँ पर बेसलाइन सपोर्ट मिल सकता है। 3500 के दरमियान कॉटन सीड ऑयल केक में दोबारा बाइंग निकल कर आ सकती है। 3600 3620 के अपसाइड टारगेट, 3440 स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके तो ये रही सलाह आपके लिए सभी कमोडिटीज पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिली। थैंक यू नवीन जी और दिनेश जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। उसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर अब देखिए आवाज समाचार।